हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उस पे एक वीडियो लेकर आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे हम दो भाग में बनाएंगे। ये पहला भाग है और इसे मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए इसको एक साथ नहीं बना रहे हैं। तो और मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएगा और याद भी हो जाएगा। हमारे पढ़ाते पढ़ाते ही आपको याद हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं कि हमारे जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद मौजूद थे। बाद में समय के अनुसार उसे परिवर्तित किया गया और उसमें ABC करके कुछ अनुच्छेदों को जोड़ा गया है, लेकिन क्रम के अनुसार से अगर देखें तो आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं। तो उन अनुच्छेदों में जो ABC करके जोड़े गए हैं या फिर ऐसे ही हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम्स में कई बार या बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भाग 1। भाग 1 में राज्य एवं संघ की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य रखा गया है। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ये कितने अनुच्छेद में लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 में। यानी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत राज्यों का क्या है, समूह है, ग्रुप है, क्या है? तो इसमें जवाब होगा हमेशा इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। ये वर्ड संघ इसका अर्थ ये होता है कि भारत से किसी भी राज्य को बाहर नहीं किया जा सकता, उसे अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसमें जोड़ा जरूर जा सकता है पर अलग नहीं किया जा सकता है किसी भी राज्य को। तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में है अगर राज्यों के निर्माण एवं स्थापना, राज्यों के निर्माण एवं स्थापना। और 3 में भी है राज्यों के निर्माण एवं स्थापना। अब कहेंगे कि सर दोनों में सेम ही कैसे है? जो अनुच्छेद 2 है उसमें वैसे राज्य को जोड़ना या सम्मिलित करना जो भारत से बाहर के देश हैं या किसी दूसरे प्रदेश के हैं, तो उससे अगर कोई राज्य या कोई क्षेत्र भारत में सम्मिलित किया जाता है या होता है तो उसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 2 में किया गया है। जैसे गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश था और उसे भारत में 1961 में सम्मिलित किया गया, वो अनुच्छेद 2 के तहत। और दूसरा देखते हैं, अभी करंट की बात है, यानी कि जो पिछला जो हुआ है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया है और नया राज्य बनाया गया है। तो इसका जो बनाया गया है, इस राज्य का निर्माण किया गया है, यानी कि भारत के राज्यों को दूसरे राज्य बनाना, उसका नामकरण करना, उसके क्षेत्रफल, उसके स्वरूप में चेंज करना, वो सब अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और एक अनुच्छेद और जो चौथा है, उसमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को किस तरह से यूज किया जाए उसके बारे में चर्चा या उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 4 में किया गया है। तो हमने पढ़ लिया, पहला भारत राज्यों का संघ है, दूसरा भारत से किसी विदेशी या किसी दूसरे प्रदेश से किसी क्षेत्र या राज्य को सम्मिलित किया जाए तो अनुच्छेद 2 में देखेंगे। और भारत के ही राज्य का नामकरण हो या उसे अलग किया जाए, उसका क्षेत्रफल चेंज किया जाए, स्वरूप चेंज किया जाए, तो उसके बारे में अनुच्छेद 3 में चर्चा है। और 4 में 2 और 3 को किस तरह से यूज किया जाए उसके बारे में चर्चा है। भाग 2 में है
नागरिकता, जिसके अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य रखा गया है। यानी 5 से 11 के मध्य जितने भी प्रावधान जो संविधान में लिखा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन इसका भी एक वीडियो मैं बना दूंगा, स्पेशल सेपरेट वीडियो। आगे भाग 3, इसका वीडियो हमने बनाया है और पढ़ाया है और इससे याद भी करवाया है अच्छे से। बहुत से लोगों ने इसे पे कमेंट भी किया कि अच्छा लगा उन्हें याद करके और आसानी से याद हो गया। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 12 से मध्य के बीच में जितने भी प्रावधान हैं वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य लिखा गया है हमारे संविधान, इसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और आप हमारे चैनल पर जाकर इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं और याद, मुझे लगता है कि आप आसानी से याद कर लेंगे उसे और आपको पसंद भी आएगा। भाग 4A के अनुच्छेद 51A में भारत के जनता को कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय जनता के लिए और अपने लोगों के हित के लिए और अपने देश के तरक्की के लिए कुछ भारतीय नागरिकों को कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या हमारे संविधान में या हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? तो हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति। बहुत आसान है, हम लोग इसको ग्रुप वाइज करके याद कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो राष्ट्रपति की जो चर्चा है कि राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति होंगे जो कि एक सबसे शीर्ष पद पे होंगे, प्रथम नागरिक होंगे, उसकी चर्चा, उसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। जब राष्ट्रपति का कोई पद होगा तो उस राष्ट्रपति के कुछ अपने कार्य होंगे एवं शक्ति कुछ दी गई होगी। तो अनुच्छेद 53 में है कार्य एवं शक्ति। कितने में है? कार्य एवं शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 53 में हमारे संविधान में किया गया है। 54 अनुच्छेद 54, इसमें भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में बात की गई है। इनके निर्वाचन के कई मेथड्स हैं, जैसे एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के तहत इन्हें चुना जाता है और कौन कौन से लोग इनको वोटिंग करने के अधिकार हैं, जैसे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी एमएलए होंगे वो इनके वोटिंग राइट के अधिकारी हैं। तो इन सब की चर्चा यानी निर्वाचन की चर्चा, भारत के राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में किया गया है। नेक्स्ट है, अब जब निर्वाचन हो गया उनका तो उन्हें हटाया कैसे जाए उसके बारे में। राष्ट्रपति जानते हैं कि सबसे शीर्ष पद पे हैं, तो उसके लिए उनको हटाने के लिए एक शब्द स्पेशली फॉर उनके लिए यूज किया जाता है, महाभियोग। इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं। तो इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 के तहत किया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति अगर कोई कार्य कर रहे हैं और वो संविधान से विपरीत है या संविधान का उल्लंघन करता हो तो उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है उन्हें हटाने के लिए कि आप सजग हो जाएं या फिर इस तरह से काम न करें।
और अगर वो फिर भी करते रहते हैं तो उन पे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 72। इसमें भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति दी गई है। क्षमा दान की शक्ति, यानी कि वो मृत्युदंड से लेकर किसी छोटे आपराधिक मामले के में अगर कोई अपराधी दोषी है तो उसके क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में है। इसका वर्णन अनुच्छेद 72 के तहत किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, साथ ही साथ सत्र को बुलाने एवं सत्रावसान करने की शक्ति प्रदान है। यानी कि वो लोकसभा जो चल रहा है उसको डिसॉल्व करने के लिए और सत्र को बुलाने एवं सत्र का सत्रावसान खत्म करने का उनको पावर दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123। 123 में कहता है कि जब राज्यसभा और लोकसभा की बैठक नहीं चल रही हो, इनका भी बैठक भी तो 2-3 बार ही होता है साल में, तो उस दौरान अगर बैठक नहीं चल रहा हो और देश में किसी अति आवश्यक कानून की जरूरत हो तो उस दौरान भारत के राष्ट्रपति उस कानून पे सिर्फ साइन करके उसे पास कर सकते हैं। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब 1, 2, 3 तीनों की शक्ति एक में चली जाए या एक में आ जाए तो वैसी स्थिति को हम अध्यादेश बोलते हैं, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो ऑर्डिनेंस क्या हुआ और कितने अनुच्छेद में है? अध्यादेश वो हुआ जब राज्यसभा और लोकसभा की बैठक नहीं चल रही हो और उस दौरान अगर किसी कानून की अति आवश्यक हो अपने देश के लिए तो राष्ट्रपति उस पर साइन करके उसे पारित कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। उसे हम अध्यादेश बोलते हैं या इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अब अनुच्छेद 143 ये क्या है कि जब कभी भी राष्ट्रपति को लगता है कि उन्हें कुछ कानूनी सलाह की जरूरत है या विधि को लेकर विधि से संबंधित कोई सलाह की जरूरत है उन्हें, तो वे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी इच्छा अनुसार उससे यूज कर सकते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 143 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह। अब आते हैं नेक्स्ट उपराष्ट्रपति। भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। कितने में किया गया है? अनुच्छेद 63 में, कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा और यही जो पद होगा यानी कि उपराष्ट्रपति जो होंगे, जो इस पद को सुशोभित करेंगे, वही राज्यसभा के सभापति होंगे, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के नाम से ही वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के नाम से, यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। हम जानते हैं कि कार्यपालिका के सबसे हेड या सबसे शीर्ष बिंदु पे जो पद है वो राष्ट्रपति का है
और इनके और ये कार्यपालिका के हेड होते हैं। इनके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है और ये मंत्रिपरिषद इन्हें सहायता करता है इनके कामों को आगे बढ़ाने में। राष्ट्रपति को ही भारत के प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, तो इन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। और इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होंगे, इस मंत्रिपरिषद के जो शीर्ष होंगे या शीर्ष प्रधान जो होंगे, उन्हें हम प्रधानमंत्री कहते हैं। इन्हें हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो प्रधानमंत्री की किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 75 में। और प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधान होते हैं कार्यपालिका के, और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रधान होते हैं कार्यपालिका के। नेक्स्ट है संसद। भारत में एक संसद होगा या संसदीय व्यवस्था होगी। इसे भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 79 में है, यानी कि संसदीय व्यवस्था। और संसद में हम जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो ये जो उच्च सदन है ये पहले आएगा, यानी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है, राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा, यानी कि निम्न सदन। संसदीय व्यवस्था भारत में कहां से लिया गया? संसदीय व्यवस्था भारत में ब्रिटेन से लिया गया और इसमें एक राज्यसभा होगा, एक लोकसभा होगा। इसका अनुच्छेद 80 में वर्णन है राज्यसभा का, और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। नेक्स्ट संसद से ही रिलेटेड है अनुच्छेद 100। इसमें जब किसी मुद्दे पर लोकसभा में वोटिंग कराई जा रही है और दोनों तरफ से मत बराबर पड़ जाए, उस दौरान निर्णय लेने में परेशानी हो जाती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को एक शक्ति प्रदान है निर्णायक मत देने का, यानी कि वो जिस तरफ वोट देंगे वो जीत जाएंगे। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर को। तो अनुच्छेद 100 को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे 50-50 अगर हो गया तो उस दौरान कोई भी नहीं जीत रहा है, तो जिताने के लिए, एक पक्ष को जिताने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष वोट करेंगे और जिधर वोट देंगे वो निर्णायक हो गए, यानी कि जीत ही जाएंगे। तो निर्णायक मत देने का अधिकार अनुच्छेद 100 के तहत भारतीय संविधान में लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 105। इसमें कहता है कि संसद को कुछ विशेष पावर्स दिए गए हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, यानी संसदीय विशेषाधिकार। इसका वर्णन कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 105, 105 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108। जब किसी मुद्दे पर कोई कानून लंबे दिनों से फंसा हुआ है और राष्ट्रपति को लगता है
कि इस मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को एक साथ बिठाकर इस पर निर्णय लिया जाए या निर्णय निकलवाया जाए, तो वे एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं जिसमें दोनों सदन के सदस्य एक साथ बैठकर उस मुद्दे पर बहस करके एक निर्णय पर आते हैं। तो उस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने को लेकर जो संविधान में प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 108 के तहत दिया गया है। यानी कि 108 में ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति। इससे रिलेटेड दो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। पहला कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं हमेशा। और दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन से दो प्रश्न हो गए कि पहला संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है 110 धन विधेयक। धन विधेयक यानी मनी बिल। मनी बिल की चर्चा हमारे अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है और इससे एक प्रश्न आता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेगा या कौन देंगे, तो इसका निर्णय हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। नेक्स्ट है बजट। हम जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है। बजट का अर्थ होता है कि प्रत्येक वर्ष में के आय और व्यय की का जो लेखा जोखा है उसकी चर्चा हमारे बजट में किया जाता है और उसी के अनुसार से खर्चे का निपटारा किया जाता है। तो उसकी चर्चा बजट में है और ये अनुच्छेद 112 के तहत है। नेक्स्ट है लेखानुदान। अब ये लेखानुदान क्या है? लेखानुदान है कि जिस भी व्यय का बजट में चर्चा नहीं किया गया है और उस व्यय को संसद में लाकर पारित कराया जाए और उसके बाद उसे खर्च किया जाए, तो ऐसे विधेयक को हम लोग लेखानुदान कहेंगे। ऐसे को लेखानुदान क्या कहेंगे? जब उसे संसद में लाकर पास कराया जाए तब वो लेखानुदान होगा। नेक्स्ट है 117 यानी वित्त विधेयक। वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल, यही है हमारे संसद से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट हैं। इसको मुझे लगता है याद हो गया होगा, एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज भी कर लेंगे। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा या भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा, उसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। नेक्स्ट है 131। 131 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ मूल आरंभिक अधिकार होंगे, यानी कुछ इनके बेसिक पावर्स होंगे। उसकी चर्चा या उसका वर्णन अनुच्छेद 131 में किया गया है, बेसिक पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है 137, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है अगर कोई कानून भारतीय संसद द्वारा बनाया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि यह जो कानून बनाया गया है वो हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा है या हमारे संविधान के विपरीत है, हमारे संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट
समीक्षा करता है, और अगर उस समीक्षा में वो सही नहीं हुआ तो उसे रोक दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। तो यही जो समीक्षा की बात है उसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं या न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन की बात अनुच्छेद 137 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143। हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि अनुच्छेद 143 में अगर राष्ट्रपति को किसी कानूनी सहायता की जरूरत पड़ती है तो वे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो वही कि सुप्रीम कोर्ट कैन गिव सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को। इसकी चर्चा कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देंगे राष्ट्रपति को, लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 143 में किया गया है, जो कि हम राष्ट्रपति में भी पढ़ लिए और सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ लिए। ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि वो सलाह देंगे। नेक्स्ट है महान्यायवादी और कैग, सीएजी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी को कहते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं हमारे भारत में और ये दोनों संवैधानिक पद हैं। इसमें दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 76 में 76 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 148 में कैग की चर्चा की गई है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया महान्यायवादी को कहते हैं। ये क्या है कि जब भारत सरकार को कानूनी सलाह की जरूरत होती है तो एक महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय इसकी नियुक्ति करते हैं। ये इनका जो लेवल होता है वो समझ, या फिर इन्हें एक कानूनविद भी कहेंगे, और इनका जो लेवल होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल के इतना होता है, और ये भारतीय सरकार को कानूनी रूप से सहायता करते हैं। इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, बल्कि ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि उन्हें कितना दिन वो रखेंगे। नेक्स्ट सीएजी कैग महालेखा नियंत्रक परीक्षक। कैग होते हैं सीनियर मोस्ट आईएएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं, उन्हें कैग के लिए नियुक्त किया जाता है। ये भारत में या देश में जितने भी आय व्यय हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं, उसका लेखा जोखा कैग के पास होता है और यही करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि ये जो 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला, कोलगेट का घोटाला जो हुआ था, उसका उजागर कैग ने ही किया था। इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इतना ही था आज के सेशन में, इतना ही पढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा।